हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं विज्ञान के उन सारे प्रश्नों को जो पूछे गए थे 29 और 30 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। और ये आपके इस एग्ज़ाम के लिए आखिरी वीडियो है। उसके बाद मेरे ख्याल से 6 तारीख, 7 तारीख और 11 तारीख को एग्ज़ाम है, ये 3 दिन। उसके बाद आपका ये एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा। तो जितने भी वीडियोज़ मैंने आपको दे रखे हैं इस एग्ज़ाम के लिए वो सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। सवाल केवल क्लास 10th से ही आने हैं, तो जो भी आपके पास बीच में टाइम मिलता है तो आप बुक से पढ़ सकते हो। जिस भी चैप्टर में आप रिवीजन करना चाहते हो तो आप तेज़ी के साथ क्या है कि बुक से आप पढ़ सकते हो किसी भी चैप्टर को। अब तक आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि कौन से चैप्टर से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक चीज़ अच्छा है कि 9th से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, केवल क्लास 10th से पूछे जा रहे हैं। कुछ सवाल है जो 9th से आ रहे हैं, जो कि बहुत ही कम है। हर शिफ्ट के अंदर मेरे ख्याल से 2 सवाल 3 सवाल काफ़ी है जो 9th से पूछे जा रहे हैं। अदरवाइज सारे के सारे क्लास 10th से ही आपके पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप रिवीजन करना चाहो तो क्लास 10th के चैप्टर्स को आप रिवाइज कर सकते हो तेज़ी के साथ पढ़ करके। ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो रिवीजन में टाइम लगेगा आपको। बुक से पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो जहाँ भी आप पलटा करके देखना चाहते हो कि मुझे वो वाला पोर्शन देखना चाहिए तो आप बुक से पढ़ सकते हो। क्लास 10th के अंदर जो भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के, वो सारे मैंने PDF जो है अपलोड कर दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, तो आप किसी भी चैप्टर को उठा करके पढ़ सकते हो। इतने सारे वीडियोस देने के बाद भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं और वीडियो चाहिए चैप्टर के अंदर, तो देखो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितने वीडियोस मैंने आपको दे दिए हैं वो काफ़ी है, सफिशिएंट है। अगर इतने से भी काम नहीं चला तो 2-3 और भी दे दूँ मैं, उससे भी काम नहीं चलेगा। तो जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए, चाहे लाइट चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चाहिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैंने बहुत ही अच्छे से आपको करवाया हुआ है, एग्जाम्पलर के साथ मैंने करवाया हुआ है। तो आप उस वाले वीडियो को देख लो, सवाल आपसे नहीं छूटेगा। लाइट के लिए मैंने अलग से लेंस के जो न्यूमेरिकल होते हैं, दर्पण के लिए जो न्यूमेरिकल होते हैं, सारे मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हुए हैं। आपको बस टॉपिक का नाम डालना है और चैनल का नाम डालना है यूट्यूब सर्च बॉक्स में, वो आपको मिल जाएगा। वो सफिशिएंट है, क्योंकि मैं भी देखता हूँ ना कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, तो मुझे पता है कि मैंने वो चीज़ करवाया हुआ है या नहीं करवाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो आपसे सवाल नहीं छूटेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक चीज़ और, जिनका भी एग्ज़ाम है 6 तारीख, 7 तारीख, 11 तारीख को, उन सभी को एडवांस में ऑल द बेस्ट। आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे क्रमित किया गया है? आवर्त सारणी में जब लिखा ना हो कि भाई ये आवर्त सारणी जो है आधुनिक है या फिर मंडली वाला है, तो समझ जाना कि आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के जो गुण होते हैं, तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया है। 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहा है, यह कौन सी अभिक्रिया है? 2 अभिकारक मिलकर जब एक उत्पाद बनाए तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। और जब एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो ये रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आपको आंसर देना होता है, तो ये हो जाएगा सोना। यहाँ देख लो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे जो है ये गोल्ड है, सोना है। सोना के नीचे भी प्लेटिनम आता है, तो अगर प्लेटिनम दिख जाता तो प्लेटिनम हमारा आंसर हो जाता, लेकिन प्लेटिनम चांस है कि ना हो, सोना रहा होगा तो सोना हमारा आंसर हो जाएगा। हैलोजन तत्व किस समूह में आते हैं? हैलोजन तत्व हम लोग समूह संख्या 17 के तत्व को बोलते हैं, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है। ये जो एस्टेटीन है मैंने इस पर स्टार लगाया हुआ है क्योंकि ये एक रेडियोधर्मी तत्व है। यहाँ पर देख लो समूह संख्या 17, यह है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। समूह संख्या 18 के तत्व को हम लोग बोलते हैं इनर्ट एलिमेंट, अक्रिय तत्व। समूह संख्या 1 के तत्व को हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिथियम से लेकर के फ्रांसियम तक को हम बोलते हैं क्षारीय धातु। और समूह संख्या 2 के जो धातु हैं इसे हम बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। न्यूलैंड और मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में शून्य समूह क्यों नहीं रखा? यहाँ पर होना चाहिए क्यों नहीं रखा। ना तो न्यूलैंड के द्वारा जो तत्वों का वर्गीकरण दिया गया था ना तो उसमें था, और ना ही मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में था, क्योंकि उस समय अक्रिय गैसों की या फिर बोल दो अक्रिय तत्वों की जो समूह संख्या 18 के तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे, इन सब की खोज जो है नहीं हुई थी। समजातीय श्रेणी की क्या विशेषता होती है? समजातीय श्रेणी की क्या विशेषता होती है? जैसे एल्केन हम बोलते हैं, एल्केन में आपका ये मीथेन है, उसके बाद इथेन है, उसके बाद प्रोपेन है, ऐसे ही ब्यूटेन, पेंटेन, ये सारे आते हैं। तो ये सारे क्या है? समजातीय श्रेणी बनाते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है? इनकी विशेषता ये होती है कि इनकी रासायनिक जो विशेषताएं होती है या फिर जो गुणधर्म होते हैं वो समान होती है, लेकिन जो भौतिक विशेषताएं होती है वो
असमान होती है, भौतिक विशेषताएं जो है समान नहीं होती है। भौतिक विशेषताएं जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे जो है ये समान नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, रासायनिक जो विशेषताएं होती है या गुणधर्म होते हैं ये सारे समान होते हैं। ओजोन परत के क्षय से पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पर आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? ये पराबैंगनी विकिरण जो है ये स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, स्किन कैंसर इनसे ज़्यादा होता है। कौन से वो पदार्थ हैं जो इस ओजोन परत के क्षरण के लिए, क्षय के लिए जिम्मेदार हैं? तो उनमें आप ये सारे जो है ध्यान में रख सकते हो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो आप जानते ही हो, जिसका व्यापारिक नाम फ्रियोन है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन है। हेलोन हम बोलते हैं ब्रोमीन धारण करने वाले यौगिक को, जैसे कि हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन, इसे भी बोल सकते हो आप। मिथाइल ब्रोमाइड को बोल सकते हो। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे भी जो होते हैं ओजोन परत के क्षरण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप कौन सा है? कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप है जैसे कि ग्रेफाइट है, हीरा है, फ्लोरीन है। और अक्रिस्टलीय अपरूप में आप कोयला बोल सकते हो, कोक, गैस कार्बन, चारकोल, काजल, ये सारे। समूह 17 और आवर्त 4 के तत्व में कुल कितने कोश हैं? कोशों की संख्या अगर आपको जाननी है तो आवर्त संख्या आपको जाननी पड़ेगी। आवर्त 4 है तो कोशों की संख्या 4 ही हो जाएगी। ठीक है, कोशों की संख्या बराबर आवर्त संख्या। संयोजन अभिक्रिया क्या है? वो अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ अभिक्रिया कर एक उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके ठीक विपरीत वियोजन अभिक्रिया होती है। जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या प्रभाव पड़ते हैं? जीवाश्म ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं जो वायु प्रदूषण करते हैं। इसके अलावा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी उत्पन्न होते हैं जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में कौन सा 2 तत्व सजातीय है? सजातीय मतलब समान गुणधर्म वाले हैं। तो जो भी ऑप्शंस 4 दे रखे थे उनमें से एक ऑप्शन में ये था, है ना, ऑप्शन A, B, C, D, इनमें से किसी एक ऑप्शन में ये दोनों थे। तो ये दोनों हमारे, ये वाला जो ऑप्शन है जिसमें ये बेरिलियम और मैग्नीशियम थे, वही हमारा ऑप्शन सही होता। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। जैसे यहाँ देखिए, ये बेरिलियम है, इसको मैंने 1 कहा, तो यहाँ से आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इन दोनों का जो गुणधर्म है ये समान है। तो एक ऑप्शन में बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों थे, तो वही हमारा आंसर हो जाता। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? यह है CnH2n। एल्कीन में क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसका डबल होता है। कौन डोबेराइनर का त्रिक नहीं है? डोबेराइनर ने 3 त्रिक दिए थे। पहला त्रिक ये है, दूसरा त्रिक ये है, तीसरा त्रिक ये है। ये सारे हैं 3 ट्राइड्स। एक त्रिक के अंदर 3 तत्व होते हैं। दीवार पर चूने की पुताई करने के 2 दिन बाद वह और सफ़ेद और चमकदार हो जाती है, यानी कि दीवार जो है और सफ़ेद और चमकदार हो जाती है क्योंकि दीवार के ऊपर परत चढ़ जाती है। जो हम चूने से पुताई करते हैं वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, है ना, CaOH का होल ट्वाइस, यानी चूना पानी होता है वो। इसी को हम क्या बोलते हैं? चूना पानी बोलते हैं, चूना पानी बोलते हैं। ये हमारा जलीय विलयन होता है। इसी को हम दीवार पर लगाते हैं। जब दीवार पर लगाते हैं तो धीरे धीरे वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन होता है और दीवार के ऊपर परत चढ़ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की। इसी के कारण जो दीवार है ये और भी ज़्यादा चमकदार हो जाती है और भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट हमारा आंसर हो जाता। मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है और एथेन है। इन 4 में से 7 सिग्मा बंध किस में उपस्थित है? यानी सवाल कुछ इस प्रकार से रहा होगा कि निम्न में से 7 सिग्मा बंध किस में उपस्थित है, और 4 ऑप्शंस में ये 4 रहे होंगे, एक में मीथेन, एक में प्रोपेन, एक में ब्यूटेन और एक में एथेन। 7 सिग्मा बंध किस में उपस्थित है? इन 4 में से। सिग्मा बंध देखो, एक सिंगल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बंध होता है, यानी एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक डबल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। मतलब जैसे कार्बन कार्बन के बीच मान लो ये सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पर केवल एक सिग्मा बॉन्ड है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 7 सिग्मा बंध किस में उपस्थित है? तो यहाँ पर देखो, जो प्रोपेन है, नहीं प्रोपेन में तो होगा नहीं, एथेन में होगा। एथेन का ये फॉर्मूला है,
ये संरचना सूत्र है CH3CH3। ये हमारा एथेन है। मेथेन के बाद अगला सदस्य एथेन। इसमें टोटल देखो 7 जो है सिंगल बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। तो एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 7 सिंगल बॉन्ड्स में 7 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। तो एथेन हमारा राइट आंसर हो जाता। धोने का सोडा की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षारकीय प्रकृति का होता है। धोने का जो सोडा होता है यानी कि जो धावन सोडा होता है। बेकिंग सोडा और धावन सोडा ये दोनों जो होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, बेकिंग सोडा हम लोग किसको बोलते हैं? NaHCO3 को बोलते हैं। इसको गर्म करने पर, इसको हीट करने पर हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर जो है गैस उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल बनता है। तो हमारा आंसर ये हो जाता है, ये सारे के सारे। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा? तो सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। बेकिंग पाउडर जो कि बनता है बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिलाने से, इसको जब हम गर्म करेंगे या फिर इसमें जल मिलाएंगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। हमसे बेकिंग सोडा पूछा था तो ये हमारा आंसर होता, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ग्लूकोज, नमक विलयन, केरोसिन और सुक्रोज में कौन विद्युत का सुचालक है? तो नमक विलयन हमारा आंसर हो जाएगा। नमक विलयन यानी कि NaCl। NaCl का जो हमारा जलीय विलयन होता है ये, इसमें हमारे पास क्या है कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन ये दोनों ही आयन उपस्थित होंगे। विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह तब होता है जब उसमें आयन उपस्थित होते हैं। विलयन में जैसे धातुओं में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जो विलयन होते हैं उनमें आयन्स होने चाहिए। अम्लीय और क्षारीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं यानी कि वो सुचालक होते हैं। गलित और जलीय सोडियम क्लोराइड से विद्युत धारा का प्रवाह होता है यानी ये सुचालक होते हैं, लेकिन ठोस सोडियम क्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। अगर सोडियम क्लोराइड जो है ठोस है तो विद्युत का चालन नहीं होगा। शुष्क बुझा हुआ चूना अगर क्लोरीन से अभिक्रिया करे तो क्या होगा? विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है और ये विरंजक चूर्ण का उपयोग है। ये सारे उपयोग हैं। जिंक परमाणु से जिंक आयन का बनना क्या कहलाएगा? जिंक परमाणु से, ये हमारा जिंक परमाणु है, इससे जिंक आयन बन गया तो जिंक आयन क्या बनता है? Zn+2 बनता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ करके चला गया। तो यहाँ पर देखो जो ऑक्सीकरण संख्या है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर 0 था और यहाँ पर +2 है। तो क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण संख्या अगर बढ़ती है यानी कि ऑक्सीकरण हुआ है, या फिर आप जानते ही हो अगर इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो, अगर इलेक्ट्रॉन का ह्रास हो या फिर हाइड्रोजन का ह्रास हो तो हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ह्रास हुआ है, किससे हुआ है? जिंक से हुआ है, तो जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। अब ये 4 हमारे पास कंपाउंड्स दिए गए थे, इनमें पूछा गया था एल्कीन का सदस्य है। तो एल्कीन में क्या होता है? जितने कार्बन होते हैं उसका 2 गुना हाइड्रोजन होता है। तो इसमें देख लो यही है एक जिसमें जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है संख्या में। तो C3H6 हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या है? ये है हमारा प्रोपीन। प्रोपीन हमारा नाम है इस कंपाउंड का। एल्कीन का सामान्य सूत्र ये है CnH2n। सोडियम क्लोराइड है, अमोनिया है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है बेकिंग सोडा। तो क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। ये सारे आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेकिंग सोडा बनता है, और बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है? अभी आपने देखा था सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ देख लो जो बेकिंग सोडा होता है या फिर जो आपका धावन सोडा होता है, ये दोनों ही जो होते हैं ये क्षारीय लवण होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? बेसिक सॉल्ट होते हैं। यहाँ पर देख लो यही सवाल पूछा गया था ना कि बेकिंग सोडा को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये सारे उत्पाद के रूप में बनते हैं। ये है बेरियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम सल्फेट। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा? यही सवाल में पूछा गया था। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो बेरियम सल्फेट का ये अवशेप प्राप्त होगा। ये क्या है? अवशेप है। ये श्वेत रंग का अवशेप है।
व्हाइट पीपीटी है और उसके साथ में ये बनेगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। यहाँ पर भी द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा इस वाले में। इन दोनों की अभिक्रिया से ये बनेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड और यह है सोडियम क्लोराइड। ये जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये भी जल में उतना घुलनशील नहीं है, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उतना जल में घुलनशील नहीं होता है, आंशिक रूप से होता है। वैसे ही जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है ये भी आंशिक रूप से ही जल में घुलनशील है। इस वाले अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो साफ साफ आपको दिख रहा है, ये पहले कॉपर बेचारा अकेले था, अब ऑक्सीजन के साथ है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है और इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। H2 + O2 H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये एक संयोजन अभिक्रिया है जिसमें 2 अभिकारक है और 1 उत्पाद है। संयोजन अभिक्रिया हमारा आंसर होता। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु, यहाँ पर देख लो, यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो धातु होते हैं ये जब तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पर उत्सर्जित होती है। तो जो जिंक है ये हाइड्रोजन से ऊपर है, जब ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल इससे रिएक्ट करेगा जिंक तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट है और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये भी एक अपने आप में द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको संतुलित करना था, तो हम इसको क्या करते हैं कि संतुलित करते हैं। हमारे पास ये है BaCl2, उसके बाद है Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पर BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस AlCl3। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जो सल्फेट है ना SO4 इस पूरे को हम लोग एक साथ बैलेंस करते हैं। यहाँ पर देखो SO4 3 है संख्या में और इधर 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3BaSO4 कर देंगे। अब यहाँ पर SO4 संख्या में 3 है, यहाँ भी SO4 संख्या में 3 है, यानी हमने बल्क में क्या कर दिया, एक साथ बैलेंस कर दिया। यहाँ पर आप देखो जो ये बेरियम है ये संख्या में 3 हो चुका है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी बेरियम 3 है, यहाँ पर भी बेरियम 3 है। क्लोरीन यहाँ पर देखो अब संख्या में 6 हो चुका है, 3 दूनी में 6, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन को 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखो एल्यूमिनियम अपने आप ही बैलेंस हो गया, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 3 है, यहाँ पर क्लोरीन 6 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 है, सल्फेट जो है यहाँ पर टोटल संख्या में 3 है। तो हीट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना है, ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाना नहीं है। तो ये हमारा संतुलित रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसकी प्रकृति कैसी है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्षार है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये है क्षार। तो इसकी प्रकृति कैसी है? तो क्षार की है, बेसिक है। जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वही लाल लिटमस को नीला करता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र यह है CaOCl2, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, जो कि लगातार 3 दिन से पूछा ही जा रहा है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के ये सारे सामान्य सूत्र हैं। डोबेराइनर के त्रिक नियम के अनुसार एक त्रिक में कितने तत्व मौजूद हैं? 3 त्रिक दिए थे, हर एक त्रिक में 3 तत्व मौजूद हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, जिससे विक्षेपण कहते हैं। इस बात का पता सबसे पहले न्यूटन ने लगाया था। और क्या होता है, ये सारी बातें जो है हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर आप फिर से रिवाइज करना चाहते हो तो एक बार वीडियो पॉज करिए और इन सबको पढ़िए। ऊष्मा का सही सूत्र, जो 4 विकल्प दिया होगा उसमें से एक विकल्प ऐसा होगा जिसमें इन 3 में से कोई एक फॉर्मूला रहा होगा, या तो H = I² RT, या फिर H = VIT, या फिर H = V² / RT। V जो है यह है विभवांतर, I है विद्युत धारा, T है समय, R है प्रतिरोध। धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र फेरों की संख्या पर कैसे निर्भर करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है फेरों की संख्या की। फेरों की संख्या हम डबल करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र डबल हो जाएगा। फेरों की संख्या हम 3 गुना कर दे
तो चुंबकीय क्षेत्र 3 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर है और प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ओम मीटर ये प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक है, जबकि ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध चालक की लंबाई, मोटाई, पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट पैदा करता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, यानी किलोवाट घंटा को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं, हिंदी में इकाई बोलते हैं। यदि फोकस दूरी 2 मीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुने में फोकस दूरी होती है, तो 2 फोकस दूरी हमारे पास 2 मीटर है तो 4 मीटर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। यदि तार की लंबाई 3 गुना कर दी जाए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना गुना कर दिया जाए कि प्रतिरोध में परिवर्तन ना हो? तो प्रतिरोध बराबर होता है हमारा प्रतिरोधकता, लंबाई और बट्टे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो यहाँ से देखो R जो है ये समानुपाती है लंबाई के और R व्युत्क्रम अनुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, यानी तार के मोटाई के, चालक के मोटाई के। तो अगर हम लंबाई को कर दें 3 गुना तो जो प्रतिरोध है ये भी 3 गुना हो जाएगा। अब पूछा गया है कि हम ऐसा क्या करें अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ कितना गुना कर दे इसे कि जो प्रतिरोध है, जो R प्रतिरोध था पहले, इसमें कोई परिवर्तन ना हो, ये R ही रह जाए। तो हम क्या करेंगे, जो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है उसको 3 गुना करेंगे। जब हम इसको 3 गुना करेंगे तो उल्टा संबंध है, तो प्रतिरोध पहले का 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 ये मर जाएगा, बचेगा हमारे पास R, इसीलिए 3 गुना हमारा आंसर होगा। यदि अवतल दर्पण के सामने वस्तु 30 सेंटीमीटर पर है और दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्या है? आवर्धन को हम लोग m से दिखाते हैं। ये आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। क्योंकि दर्पण की बात की जा रही है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है -v/u। हमें सवाल में दिया गया है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी जो है ये -30 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। क्योंकि अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी भी यहाँ पर ऋणात्मक ही होगी। अब इस वाले फॉर्मूले से m -v/u से हम आवर्धन निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि v नहीं है तो v हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लगाएंगे दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। 1/f f का मान जो है -20 है तो -1/20 हो जाएगा बराबर 1/v हो जाएगा। u का मान जो है 30 सेंटीमीटर है तो ये -1/30 हो जाएगा। यहाँ से 1/v हो जाएगा हमारा 1/30 -1/20। इन दोनों का एलसीएम 60 आएगा कि 30 दूनी में 60, ये 20 तिहाई 60, तो ये -1/60 हो जाएगा। तो v हमारा -60 सेंटीमीटर है। अब इस v का मान जो है हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। -v का मान -60 है और u का मान जो है हमारे पास कितना है, u का मान हमारे पास -30 है। ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 30 से ये 60 खत्म हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा। m जो है -2 है, यानी m का जो परिमाण है ये 1 से बड़ा है, मतलब जो प्रतिबिंब है उसका साइज वस्तु के साइज से बड़ा है। और m का मान जो है ये नेगेटिव है, मतलब जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है। प्रतिबिंब जो है उल्टा है, उल्टा प्रतिबिंब यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। मतलब ये जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा यहाँ पर अवतल दर्पण में, ये दर्पण के सामने होगा। दर्पण के सामने होगा तभी वास्तविक होगा, तभी उल्टा होगा। और प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज से बड़ा होगा, क्योंकि आवर्धन जो है यहाँ पर 2 निकल करके आया है, यानी प्रतिबिंब का साइज 2 गुना है वस्तु के साइज के। अवतल दर्पण में अगर वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तो आवर्धन क्षमता क्या है, यानी यहाँ भी हमें क्या करना है, आवर्धन चाहिए। तो आवर्धन बराबर है HI/HO, और क्योंकि ये दर्पण है तो एक और फॉर्मूला होता है -V/u। यह हमारा जो सवाल है इस वाले फॉर्मूले पर बनेगा, क्योंकि हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों जो है सवाल में दे रखा है। तो वस्तु की ऊंचाई जो है ये 5 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हमारा 0.4 आंसर निकल करके आएगा। 0.4 हमारा आंसर। 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है,
तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस बार हमें सवाल में देखो क्या दिया गया है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले वस्तु को हमें HO दिया गया है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 4 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस के सामने यानी कि वस्तु दूरी जो है हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, वस्तु दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। फोकस दूरी जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस रहे या उत्तल दर्पण रहे, फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है। आवर्धन का सूत्र होता है HI बट्टे में HO, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे में वस्तु की ऊंचाई। इस बार हमारे पास लेंस है तो आवर्धन बराबर एक और फॉर्मूला होता है V बट्टे में U। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये HI चाहिए, हमें यही चाहिए ना, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, हाँ हमें HI चाहिए। HO हमें दे रखा है कि 4 है, उसके बाद हमें U दे रखा है, यहाँ पर U हमें दे रखा है यहाँ पर -30 सेंटीमीटर। अगर हमें यहाँ पर V मिल जाए, ऊपर में ये V मिल जाए तो हमारे पास H यहाँ पर 4 होगा, 30 होगा, उसके बाद V का मान होगा, HI हम निकाल लेंगे। लेकिन हमारे पास V नहीं है तो पहले हम क्या करेंगे कि लेंस सूत्र लगाएंगे और V निकालेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/v हो जाएगा हमारा 1/f प्लस 1/u। f का मान देखो हमारे पास है 20, तो ये 1/20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में 1/30 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, ये 20 तिया 60, ये 30 दूनी में 60, यहाँ पर हमारा हो जाएगा -1/60। माफ़ करिएगा यहाँ पर माइनस नहीं होगा, v इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर v पुट करेंगे, v हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ से HI हमारा हो जाएगा 60 गुने में 4 और बट्टे में -30, तो 30 दूनी में 60 हो जाएगा, तो ये -8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई नेगेटिव मतलब मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है, यानी कि जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है। और लेंस के केस में उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, लेंस के पीछे बनता है। मतलब प्रतिबिंब का जो निर्माण है ना, ये लेंस के पीछे इधर कहीं हुआ होगा, मुख्य अक्ष के नीचे। दर्पण में अगर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वो आभासी और सीधा होता है। लेंस के केस में लेंस के पीछे अगर प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो वो वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को सामने रखेंगे, वस्तु को हम कहीं पर भी रखेंगे उत्तल दर्पण में सामने में, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी सीधा और छोटा बनता है। अवतल लेंस में फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। लेंस की शक्ति जो है 10 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस की शक्ति बराबर ये होता है 1 बट्टे में फोकस दूरी, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक मीटर में है तो, या फिर हम क्या करते हैं 100 बट्टे में f लिख देते हैं अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो। हमें पावर दी गई है यहाँ पर 10 डायोप्टर है, तो यहाँ पर हम 100 बट्टे में f अगर हम लगाते हैं तो जो f है हमारा ये 100 बट्टे में 10 तो आएगा, लेकिन सेंटीमीटर में, तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। अगर प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होगा। अगर प्रकाश किरण अनंत से आ रही है तो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे अवतल लेंस हो, सब में क्या होगा कि जो प्रतिबिंब है बिंदु के साइज का बनेगा। तो फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब और बिंदु के साइज का बनेगा, यानी कि अत्यधिक छोटा बनेगा। सबसे छोटा प्रतिबिंब तभी बनता है जब वस्तु अनंत पर होता है। तो ये लेंस और दर्पण दोनों के लिए सही है, दोनों लेंस के लिए, दोनों टाइप के लेंस के लिए और दोनों टाइप के दर्पण के लिए, दोनों के लिए सही है। यानी कि एक तरह से चारों के लिए सही है कि वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रकाश की किरण जो है अनंत से ही आएगी और प्रतिबिंब का निर्माण फोकस पर होगा, साइज में बहुत ही छोटा होगा। यदि प्रकाश किरण वायु से अपवर्तनांक इतना वाले माध्यम में 60 डिग्री आपतन कोण के साथ प्रवेश करती है तो माध्यम में अपवर्तन कोण क्या है। यानी हमारे पास क्या है कि एयर है और प्रकाश की किरण जो है एयर से कहाँ जा रही है, कोई भी मीडियम है, कोई भी माध्यम है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये आर चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। इसका म्यू हमें दे रखा है, ये जो माध्यम है इसका म्यू हमें दे रखा है कि ये √3/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है।
एयर का जो अपवर्तनांक है आप जानते ही हो 1 होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये हमारे पास 60 डिग्री है। स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 गुने में साइन 60 बराबर यहाँ पर √3/2 इंटू में साइन r हो जाएगा। हमें r चाहिए। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2 होता है, √3/2। √3 से √3 यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन r बराबर ये हमारा हो जाएगा कितना, √2/2। तो यहाँ से साइन r बराबर हो जाएगा 1/√2, r बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री हमारा ये अपवर्तन कोण निकल करके आएगा। लेंस की शक्ति और फोकस दूरी में क्या संबंध है? लेंस की शक्ति डायोप्टर में बराबर 1/, में फोकस दूरी मीटर में। लेंस और दर्पण के उपयोग संबंधित प्रश्न पूछा गया। अवतल दर्पण का उपयोग देखो कहाँ कहाँ पर होता है। टॉर्च लाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट में इस्तेमाल होता है, शेविंग मिरर के रूप में इस्तेमाल होता है, जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं अवतल दर्पण का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए। सौर भट्टियों में इस्तेमाल किया जाता है यानी कि सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। ऐसे ही उत्तल दर्पण का उपयोग है विंग मिरर के रूप में, वाहनों में साइड मिरर के रूप में, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है सदैव सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत ही अधिक होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल पश्च दृश्य दर्पण के रूप में और पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में भी किया जाता है। यदि लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति कितनी है? लेंस की शक्ति बराबर 100 में f हमारा फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो 100/25 बराबर 4 डायोप्टर। 2 उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी क्रमशः 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है, जब दोनों को संपर्क में रखा जाता है तो उनका संयुक्त क्षमता क्या होगा? यानी कि दोनों को संपर्क में जब रखा गया तो उसका जो कंबाइंड पावर निकल करके आएगा वो क्या होगा? उत्तल लेंस है तो जो फोकस दूरी है ये तो धनात्मक होगी, तो f1 हमारा है 20 सेंटीमीटर, f2 हमारा है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से पावर 1 यानी एक जो हमारा उत्तल लेंस है उसका पावर हो जाएगा 100/20 यानी कि 20×5 100, 5 डायोप्टर। यहाँ से पावर 2 हमारा निकल करके आएगा 100/50 यानी कि 2 डायोप्टर। पी नेट हमारा हो जाएगा टोटल पावर P1 + P2। साइन के साथ हम वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, और क्योंकि साइन हमने पहले ही कंसीडर कर लिया है यहाँ पर फोकल लेंथ में, दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 2 यानी कि 7 डायोप्टर। 7 डायोप्टर हमारा आंसर। उत्तल दर्पण के सामने एक गोला रखा गया जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर है। उत्तल दर्पण के सामने एक गोला रखा गया तो गोला का जो भी व्यास होगा, जैसे मान लो ये गोला है, इसका व्यास ये है, यानी कि ये वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी। यहाँ पर ये वस्तु की ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि जो HO है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 4 सेंटीमीटर है। दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है, U बराबर हमारा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? हमें HI चाहिए। अगर फोकस दूरी हमारे पास जो है 45 सेंटीमीटर है, क्योंकि उत्तल दर्पण है, तो यहाँ पर +45 सेंटीमीटर हमारा लिखा जाएगा। अब जो m है ये हमारा होता है HI/HO, और एक और फार्मूला होता है -V/U। HI तो हमें चाहिए, HO हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। फिर से हमारे पास क्या है कि U है लेकिन हमारे पास V नहीं है, तो हमें V चाहिए। यहाँ पर हमें V का मान चाहिए, तो लेंस नहीं दर्पण फार्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ से 1/v हो जाएगा हमारा 1/f - 1/u बराबर f का मान है 45 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर 1/30। यहाँ पर हमारा एलसीएम निकल करके आएगा 90, तो 45 × में 2, तो यहाँ पर 2 30 × 90 3 यानी 5/90, तो V हमारा हो जाएगा 90/5 यानी कि 18 सेंटीमीटर। V हमारा 18 सेंटीमीटर।
18 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, तो HI हमारा हो जाएगा 18 गुने में 4 और बट्टे में 30, तो 18 चौके 72 बट्टे में 30 यानी कि 7.2 डिवाइडेड बाई 3 2.4। क्या पूछा गया था हमसे? प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, 2.4 सेंटीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से कम है, प्रतिबिंब जो है छोटा बना है। और उत्तल लेंस में तो उत्तल दर्पण में तो आप जानते ही हो प्रतिबिंब छोटे साइज का ही बनता है हमेशा। एक बल्ब की रेटिंग 220 वोल्ट 110 वाट है। यदि इसे 110 वोल्ट पर संचालित किया जाए तो कितनी शक्ति खपत करेगी? अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट जो है ये पूछ रहे थे, एक सवाल था ना कि जैसे मान लो यही सवाल है ना, यही सवाल है कि एक बल्ब है, जब उसे 220 वोल्ट पर अप्लाई किया जाता है तो 110 वाट जो है वो ऊर्जा खपत करता है। अगर हम उसे 110 वोल्ट पर लगा दें तो वो कितनी ऊर्जा नहीं, शक्ति, कितनी शक्ति वो खपत करेगा? तो आप में से किसी ने कहा था कि हम ये क्यों नहीं लगा रहे हैं, P = V इंटू में हम I लगाते हैं, फिर यहाँ से हम I निकालते हैं, है ना, I हम निकालते हैं ऐसे, P बट्टे में V, यहाँ से पावर हमारा 110 और बट्टे में यहाँ पर 220, ये हो जाता, यानी कि 1 बट्टे में 2 0.5 एम्पियर। फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ से पावर निकालते हैं, पावर = V इंटू में I, तो बराबर हमारा 110 और गुने में यहाँ पर I, ये होता है 11 × 5 = 55, यानी कि 55 वाट हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आता। तो ये जो है ना, ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपने देखो इस विभवांतर पर, है ना, इस वाले विभवांतर पर आपने विद्युत धारा यहाँ पर निकाला है और आप इस वाले विद्युत धारा को जो है आप यहाँ पर पुट कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ओम का नियम हमें ये कहता है कि अगर आप विभवांतर चेंज करोगे ना तो विद्युत धारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। विभवांतर बढ़ाओगे विद्युत धारा बढ़ जाएगी, विभवांतर कम करोगे विद्युत धारा घट जाएगी। तो जैसे ही आपने विभवांतर चेंज किया ना, आप ये वाला करंट पुट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आपने विभवांतर चेंज किया यहाँ पर, ये करंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपने विभवांतर यहाँ पर कम किया ना तो करंट अपने आप ही यहाँ पर कम हो जाएगा, तो आप ये वाला पुट ही नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, P = V² बटे में R, मतलब जो भी डिवाइस है उसके पास अपना एक फिक्स प्रतिरोध है। आप चाहे कोई भी विभवांतर अप्लाई कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, उसका प्रतिरोध थोड़ी ना बदलने वाला है, उसका प्रतिरोध नहीं बदलता है। ओम का नियम यही तो कहता है कि V बटे में I बराबर R हो जाएगा। आप विभवांतर चेंज करोगे विद्युत धारा अपने आप ही चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से अपने आप को एडजस्ट करेगा। एडजस्ट क्या करना, मतलब विभवांतर बढ़ाओगे करंट बढ़ जाएगा, ये रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर आपने विभवांतर कम किया तो करंट भी कम हो जाएगा, लेकिन जो रेशियो है V बटा में I, ये तो चेंज नहीं होगा ना, इसीलिए प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इस प्रकार हमारे पास P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² आता है। यहाँ से हम लोग P1/P2 = V1/V2 ये लिखते हैं। ये तरीका है बनाने का, ये तरीका आपका रॉन्ग है बनाने का। अगर ऐसे कोई बना रहा है तो गलत बना रहा है, सही नहीं है ये सवाल भी वही है कि बल्ब के पास जो रेटिंग है वो ये है। बल्ब आपसे चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहा है कि अगर आप हमें 220 वोल्ट पे जोड़ोगे ना तो मैं 110 वाट शक्ति कंज्यूम करूँगा। लेकिन आप चालाक निकले, आपने 220 दिया ही नहीं, आपने कहा ले मैं तो 110 पर जोड़ूंगा, तो फिर ये 110 वाट शक्ति कंज्यूम नहीं करेगा, ये कुछ और ही कंज्यूम करेगा। कैसे हम निकालेंगे, इस पर निकालेंगे। बल्ब है उसका प्रतिरोध जो है अपना फिक्स है, R है, विभवांतर चेंज करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो पहले जो हमारा P1 है वो 110 वाट है, जो P2 है ये हमें चाहिए। विभवांतर पहले V1 हमारा 220 है और V2 हमारा 110 हो चुका है। यहाँ पर इसका हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, 11 दूनी में 22 यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 110 बट्टे में P2 हो जाएगा। तो यहाँ से P2 हमारा 110 बट्टे में 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल में आंसर होगा 110 बट्टे में 4 वाट। अब डेटा एग्जाम में जो है क्या दे रखा था ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ इसी टाइप का कुछ सवाल था। डेटा में भले ही चेंज हो सकता है, किसी भी सवाल में जो है डेटा में चेंज हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा स्टूडेंट को याद हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल पूछा जाता है कि भाई हम इस विभवांतर पर लगाते हैं तो इतना शक्ति जो है खपत किया जाता है, अगर विभवांतर चेंज करेंगे तो शक्ति कितना खपत किया जाएगा, तो हम इस वाले फॉर्मूले पर बनाएंगे। यानी ये रिलेशन आपको सीधा लगा देना है, P1/P2 = V1/2 का होल स्क्वायर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? वोल्टेइक बैटरी। ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। फ्यूज तार में जब उच्च विद्युत धारा प्रवाह होती है तो क्या होता है? फ्यूज तार गल जाता है।
फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च होता है, गलनांक कम होता है। फ्यूज तार लेड और टीन का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। विद्युत मोटर किस नियम पर काम करता है? विद्युत मोटर जो है ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम पर काम करता है। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम के मदद से हम लोग बल निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक होता है उस पे बल किस दिशा में लग रहा है, ये हम इस वाले नियम से निकालते हैं। जूल के तापन नियम के अनुसार ऊष्मा का उत्सर्जन किसके समानुपाती होता है? जूल के तापन नियम के अनुसार H² = RT होता है, I² RT होता है। तो ये विद्युत धारा, प्रतिरोध और समय के समानुपाती है। दर्पण में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? दर्पण में आवर्धन का सूत्र बराबर -V/U होता है और लेंस में M = V/U होता है। और ये जो है HI/HO ये आप दोनों के केस में लगा सकते हो। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन से रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा मुड़ता है? बैंगनी रंग का सबसे ज़्यादा मुड़ता है और लाल रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोधक समानांतर क्रम में 240 वोल्ट के साथ जोड़े गए हैं। 20 ओम से कितनी धारा प्रवाहित होगी? सब के सब जो है समानांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो सब के लिए जो विभवांतर है वो 240 वोल्ट ही रहने वाला है। सब के लिए जो विभवांतर है वो 240 वोल्ट ही रहने वाला है। हमसे धारा जो है ये पूछी गई है कि कितनी प्रवाहित होगी 20 ओम वाले से, तो प्रतिरोध 20 ओम वाले से हमें बताना है। तो क्या करना है, I = V/R हो जाएगा। V हमारा 240 हो जाएगा और जो R है वो 20 है, यानी कि 12 एम्पियर हमारा आंसर हो जाएगा। यदि दो प्रतिरोधक जो श्रेणी क्रम में लगे हैं का समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम है, यदि एक प्रतिरोध 4 है तो दूसरा क्या है? श्रेणी क्रम में क्या होता है? R1 + R2, सो सिंपल। ये हमारा 6 है, R1 हमारे पास 4 है, तो R2 पूछा है, तो R2 बराबर हमारा 2 ओम हो जाएगा। अब एग्जैक्ट जो है सवाल यही था, इतना आसान ही था आपके एग्जाम में या नहीं पता नहीं। भारत में घरेलू बिजली की आवृत्ति कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज। हमारे घरों में जो AC सप्लाई किया जाता है यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। यानी हमारे घरों में जो बिजली आती है वो अपनी दिशा को 1 सेकंड में 100 बार बदलती है। 1 सेकंड में 100 बार। उत्सर्जन तंत्र के चित्र पर आधारित प्रश्न पूछा गया था, तो ये रहा चित्र उत्सर्जन तंत्र का, ध्यान से देख लो। HIV एड्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी सारे प्रश्न HIV एड्स के ऊपर पूछे गए हैं और एक ही टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पर तो मैंने बहुत कुछ आपको लिख करके दिया हुआ है, लेकिन एक ही टाइप के प्रश्न जो है आपके पूछे गए हैं ज़्यादातर। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट और ऐड किया है इस वाले वीडियो में। HIV सबसे पहले मैक्रोफेज पर अटैक करता है, उसके बाद हेल्पर टी कोशिका पर अटैक करता है। बाकी सारी बातें जो है एक बार फिर से आप पढ़ लेना, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से आप जरूर पढ़ लेना, रिविजन हो जाएगा आपका। वह कौन सा विषाणु जनित यौन संक्रामक रोग है जो इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है? तो HIV। सजीवों के लक्षण पर आधारित प्रश्न पूछा गया था। सजीव के क्या लक्षण होते हैं? सजीव जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं संख्या में, साइज में, श्वसन करते हैं, प्रजनन करते हैं, गति करते हैं। पादप है जो गति नहीं करते हैं। कई सारे जीव होते हैं जो गति नहीं करते हैं, सेसाइल होते हैं। उपापचय प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, यानी बॉडी के अंदर रिएक्शंस होते हैं, कुछ टूटते हैं, कुछ नए बनते हैं। इस तरह से जो सजीव होते हैं उनके बॉडी में क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। दोहरा परिसंचरण किस में होता है? उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। उभयचर और सरीसृप में अपूर्ण दोहरा परिसंचरण होता है, जबकि पक्षी और स्तनधारी में पूर्ण दोहरा संचरण होता है। मछलियों में एकल परिसंचरण होता है। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? तो ग्लोमेरुलस हो गया यहाँ पर, बोमन संपुट हो गया, ये हैनली की लूप, संग्राहक वाहिनी, ये सारे जो है आपके मिलेंगे नेफ्रॉन में, किडनी के अंदर। जलीय जीव जैसे मछली अपने वर्ज्य पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अमोनिया को उत्सर्जित करने के लिए पानी जो है ज़्यादा चाहिए होता है। जो जलीय जीव होते हैं उनके पास पानी की क्या कमी है, वो पानी में रहते हैं, तो ये आराम से अमोनिया को एक्सक्रीट कर देते हैं। जैसे हम लोग हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, हम लोग के बॉडी के अंदर उतना पानी नहीं है कि हम अमोनिया को रिमूव करें, क्योंकि अमोनिया को हटाने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होगा। तो इसीलिए जो हमारा लीवर है हमारे बॉडी के अंदर इस अमोनिया को यूरिया साइकिल के अंदर यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। यूरिया को निकालने के लिए पानी जो है कम चाहिए होता है। रक्त का
कृत्रिम निस्यंदन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? आर्टिफिशियल तरीके से जो फिल्ट्रेशन का काम है ये आप जानते हो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा डायलिसिस मशीन के द्वारा की जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग डायलिसिस बोलते हैं। गर्भ निरोध में लूप कैसे काम करता है? यह शुक्राणु की गति में एक यांत्रिक अवरोध उत्पन्न करता है जिससे शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है और निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। पादपों द्वारा कौन वर्ज्य पदार्थ के रूप में उत्सर्जित किए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड भी किए जाते हैं, ऑक्सीजन भी और वाष्प भी। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया द्वारा और जलवाष्प वाष्पोत्सर्जन द्वारा। भोजन का ग्रसिका से आमाशय में जाना किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो पूरे आहार नाल में जो भोजन है वो गति करता है, उस गति को हम लोग क्रमाकुंचन गति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। अवायवीय श्वसन कहाँ पर संपन्न होता है? अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है, कोशिका द्रव में हो जाता है। लेकिन जो वायवीय श्वसन है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपका एग्ज़ाम आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 6 तारीख को है, 7 तारीख को है, 11 तारीख को है। जो 5th फेज वाले हैं उसका एग्ज़ाम 6 तारीख को है और 11 तारीख को है। 4th फेज वाले का लास्ट एग्ज़ाम 7 तारीख को है। तो आप सारे स्टूडेंट्स को जिनका भी एग्ज़ाम है इन सारे डेट्स पे, उन सभी को ऑल द बेस्ट। आप सबका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। एक चीज़ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है कि सवाल केवल 10th से आ रहे हैं तो ज़्यादा आपको पेज पलटाने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्लास 10th पढ़ो। इस बार तो हद ही हो गया, इतने सारे सवाल रिपीट हुए ना आपके। मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी भी इतना ज़्यादा सवाल रिपीट हुआ होगा एग्ज़ाम में जितना कि इस बार हुआ है। तो बी कॉन्फिडेंट एंड ऑल द बेस्ट। एक बार फिर से आप सभी को मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।